हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जिनको पूछा गया था यूजीसी नेट 2021 के एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड पीवाईक्यूज। एवर स्टडी हैज कोर्सेज फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडीज वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, द लेवल ऑफ टीचिंग विच डिमांड्स द यूज ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इज। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग है जो डिमांड करता है द यूज ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। चार ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज मेमोरी लेवल टीचिंग, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड फोर्थ इज क्रिएटिविटी लेवल टीचिंग। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आपने लेवल ऑफ टीचिंग कंसेप्ट को पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए काफी आसान यहां पर हो जाएगा, बट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है हमारा, इसमें हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं अबाउट द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ जो टीचिंग है ये हाईली थॉटफुल और हाईली यूजफुल लेवल होता है। यहाँ पर आपको हायर जो थिंकिंग स्किल्स होती हैं उनका यूज यहाँ पर करना पड़ता है। एक स्टूडेंट इस लेवल को तभी अचीव कर सकता है अगर वो पास हुआ है थ्रू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर जो टीचर है उसकी कोशिश होती है कि वो स्टूडेंट को एनेबल करे, स्टूडेंट की हेल्प करे और उन्हें इस काबिल बनाए कि वो सॉल्व कर सकें रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ की। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के काबिल स्टूडेंट बने, ये टीचर की कोशिश इस लेवल के ऊपर रहती है। रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस यहाँ पर स्टूडेंट्स को दी जाती हैं ताकि वो उन्हें सॉल्व करना सीख सकें। इसमें एम्फेसिस जो हमारा होता है दैट इज बेसिकली ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम को फिर वो डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर निकालेंगे, राइट। तो जब स्टूडेंट्स ये सारी एक्टिविटीज करते हैं तो उससे उनकी जो ओरिजिनल थिंकिंग है और क्रिएटिव जो एबिलिटीज हैं वो डेवलप इस लेवल के ऊपर होती हैं। टीचर के रोल की बात करें तो टीचर का रोल यहाँ पर डेमोक्रेटिक हो जाता है। टीचर यहाँ पर सिर्फ लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, नॉलेज जो है उसको स्टूडेंट्स के ऊपर यहाँ पर फोर्स नहीं की जाता है, बल्कि टीचर की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो टैलेंट्स और कैपेबिलिटीज हैं वो स्टूडेंट्स में डेवलप करना। और स्टूडेंट का जो रोल है वो यहाँ पर क्वाइट एक्टिव होता है। तो टीचर का रोल उतना एक्टिव नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट का जो रोल है वो काफी ज्यादा एक्टिव इस लेवल के ऊपर होता है। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 विच इज द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पर दी गई हैं। लिस्ट 1 में है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग और लिस्ट 2 में है इनके इलस्ट्रेशंस। तो फैक्टर्स जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं दैट आर साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, इंस्टीट्यूशन एंड टीचिंग लर्निंग। आपको इनको सही इनके इलस्ट्रेशन के साथ यहाँ पर मैच करना है। लिस्ट 2 में आपके पास है मेथड्स ऑफ टीचिंग, फैकल्टी रिलेशनशिप, इंटेलिजेंस एंड फैमिली। सो टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर। सो देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पर क्या होगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर इसके साथ हम मैच कर लेंगे इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। सोशियो कल्चरल फैक्टर हमारा हो जाएगा यहाँ पर फैमिली, क्योंकि फैमिली सोसाइटी का एक पार्ट होती है और जो भी कल्चरल बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वो फैमिली से ही एक लर्नर जो है वो सीखना स्टार्ट करता है। इंस्टीट्यूशन रिलेटेड जो फैक्टर है दैट इज फैकल्टी रिलेशनशिप्स। जो फैकल्टीज में रिलेशनशिप्स आपस में होती हैं और वो लर्नर्स को जो है वो इम्पैक्ट करती हैं, तो इंस्टीट्यूशन रिलेटेड ये फैक्टर है। और टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट से रिलेटेड जो फैक्टर है दैट विल बी मेथड ऑफ टीचिंग। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये देखो यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफेक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में और कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, मैच्योरेशन ऑफ द लर्नर, एटीट्यूड, सेल्फ कंसेप्ट एंड लर्निंग स्टाइल्स। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में बात करें तो इसमें हमारे आ जाएंगे फैमिली, नेबरहुड, सोशल क्लास, रिलीजन, कास्ट एंड एथनिक ग्रुप। इंस्टीट्यूशन रिलेटेड फैक्टर्स में वी हैव फैकल्टी रिलेशनशिप्स, टीचर स्टूडेंट रेशियो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड टीचिंग लर्निंग फैक्टर्स में हम बात करें तो इसमें मेथड ऑफ टीचिंग, सपोर्ट मटेरियल एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं।
Next question is the type of evaluation which gives feedback to the students as well as teachers is। तो कौन सी evaluation है जो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को फीडबैक प्रोवाइड करती है। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, प्लेसमेंट इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। बट विल बी द राइट आंसर। तो सही आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज द फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है ये ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होती है। वहां पर स्टूडेंट्स को टीचर फीडबैक प्रोवाइड करता है और उसकी हेल्प से टीचर को भी वहां पर फीडबैक जो है वो मिल जाता है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज द फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो करी जाती है। जो भी टीचर है वो स्टूडेंट का फीडबैक जो है वो यहाँ पर लेता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। जो हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, ये जो मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं वो हमारे फॉर्मेटिव इवेल्यूशन का ही एग्जांपल है, जहां पर ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड कर दी जाता है और टीचर को भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है वो क्या है। नेक्स्ट इज समेटिव इवेल्यूशन। तो समेटिव इवेल्यूशन होती है एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जो फाइनल एग्जाम होता है आपका, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ समेटिव इवेल्यूएशन, राइट। और इसमें प्रीवियसली फिक्स क्राइटेरिया होता है जिसके हिसाब से समेटिव इवेल्यूएशन को कंडक्ट करा जाता है। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट इवेल्युएशन। सो प्लेसमेंट इवेल्युएशन का पर्पस होता है टू प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, राइट। सो राइट पर्सन को राइट प्लेस के ऊपर प्लेस करना, ये पर्पस है प्लेसमेंट इवेल्युएशन का। यानी कि एंट्रेंस टेस्ट, कोर्स के स्टार्टिंग में जो एंट्रेंस टेस्ट लिए जाते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट को हमें एडमिशन देनी है, दैट इज एग्जांपल ऑफ प्लेसमेंट इवेल्युएशन। एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में जो पर्पस होता है, दैट पर्पस इज टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, की स्टूडेंट्स की लर्निंग जो डिफिकल्टीज हैं वो क्या क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, इस चीज को आइडेंटिफाई करा जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं स्वयं के। कौन कौन से हैं 4 क्वाड्रेंट्स? वीडियो लेक्चर्स, राइट। सेकंड इज स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्रिंट भी कर सकते हो। थर्ड इज सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विजेस। तो आपके ऑप्शन में क्या मेंशन था क्वेश्चन में? जो असेसमेंट है वो कौन कर रहा है? एक्सपर्ट। लेकिन एक्सपर्ट असेसमेंट यहाँ पर नहीं है, सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है। एंड फोर्थ इज एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं स्वयं के। और स्वयं प्रभा एक ग्रुप है ऑफ 34 डीटीए चैनल्स, जिसका पर्पस है टू प्रोवाइड द हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट टू द स्टूडेंट्स ऑन 24/7 बेसिस। और इसके लिए जो सैटेलाइट यूज करा जाता है, दैट इज GSAT-15 सैटेलाइट। हर दिन जो है वो नया कंटेंट यहाँ पर टेलीकास्ट करा जाता है फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स, जिसे 5 मोर टाइम्स जो है वो रिपीट करा जाता है ड्यूरिंग द डे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उस कंटेंट को देख सकें। इन चैनल्स को अपलिंक किया गया है फ्रॉम द बाइजैक गांधीनगर। बाइजैक की फुल फॉर्म है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट। जो कंटेंट है उसे एनपीटीएल, एनपीटीईएल, आईआईटीज, यूजीसी, सीईसी, इग्नू ये सभी प्रोवाइड करवाते हैं। और इसका जो वेब पोर्टल है उसको मेंटेन किया जाता है बाय द इनफिवलीनेट सेंटर। Next question is which among the following is not related to the characteristics of cooperative learning? So cooperative learning से related ये question है। cooperative learning की कौन सी characteristics नहीं होती है, ये आपको इस question में बताना है। 4 options आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। First option है experiences that develop good learning and social skills.
2 is students feel overloaded with too much work in groups. Third is building positive relationships with students, and fourth is providing individual attention and assistance to one another. So what will be the right answer? So right answer will be option number 2, which is student feel overloaded with too much work in groups. बाकी जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं वो सभी कोऑपरेटिव लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? कोऑपरेटिव लर्निंग में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर के सीखते हैं, वो साथ में काम करते हैं। तो जब वो साथ में काम करते हैं तो उससे उनकी जो लर्निंग स्किल्स हैं और जो सोशल स्किल्स हैं वो इंप्रूव होती हैं। उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे से बिल्ड होती हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड होती हैं। तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। एंड प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन एंड असिस्टेंस टू वन अनदर। तो जब आपस में मिलकर स्टूडेंट्स काम करते हैं तो उससे एक दूसरे को वो इंडिविजुअल अटेंशन भी दे पाते हैं और एक दूसरे को असिस्ट भी करते हैं उनकी स्टडी में, राइट। तो इसलिए 1, 3 एंड 4 ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की, लेकिन सेकंड जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कोऑपरेटिव लर्निंग की, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कोऑपरेटिव लर्निंग जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में मिलकर के स्टडी करते हैं, इसका एम होता है टू ऑर्गेनाइज द क्लास एक्टिविटीज, राइट। यहाँ पर जो पर्पस है कोऑपरेटिव लर्निंग का, दैट इज टू प्रोवाइड सोशल एंड एजुकेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस, ताकि जो सोशल स्किल्स हैं स्टूडेंट्स की वो इंक्रीज हों और वो कोऑपरेशन में काम करना सीखें, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में काम करते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क उनको टीचर प्रोवाइड करता है और उस टास्क को वो परफॉर्म करते हैं। तो इस पर्टिकुलर थ्योरी को दिया किसने है, किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था? तो एजुकेशन रिफॉर्मर जॉन डेवे ने इस पर्टिकुलर थ्योरी को सबसे पहले दिया था। और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कि वो केयरफुली सिलेक्ट करे ग्रुप को, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटीज जब आप स्टूडेंट से करवा रहे हो तो टीचर ही होगा जो ग्रुप्स को सिलेक्ट करेगा। सो इट इज द टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयरफुली सिलेक्ट द ग्रुप जो आपस में मिलकर के काम करेंगे। एंड ईच मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग। तो सभी मेंबर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लर्निंग के लिए। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर इंश्योर जो है वो करी जाती है कोऑपरेटिव लर्निंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स। तो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स को आपको यहाँ पर बताना है इन ऑप्शन से। चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, एक्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, inductive teaching and learning, and fourth is passive learning. Your options are ABC only, BCD only, A and D only या फिर ACD only. But will be the right answer. सो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज ABC ओनली। सो देखिए एक्टिव लर्निंग लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जब स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली सीखते हैं तो उस केस में जो हमारा फोकस है वो लर्नर्स के ऊपर है, लर्नर यहाँ पर सेंटर में है, इसलिए वो लर्नर सेंटर्ड मेथड हो जाता है, राइट। इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग ये भी लर्नर सेंटर्ड मेथड है। तो ये देखिए क्वेश्चन काफी आसान था। पैसिव लर्निंग कभी भी लर्नर सेंटर्ड नहीं हो सकती। तो अगर डी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो तो आपके सेकेंड, फोर्थ और थर्ड ये तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है विच इज ऑप्शन नंबर 1 ABC ओनली। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। देखिए बहुत सारे लर्नर सेंटर्ड मेथड्स हमारे पास होते हैं, लेकिन बात करते हैं इन तीन मेथड्स की जो आपके ऑप्शंस में यहाँ पर दिए गए थे। पहला है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होती है? जब स्टूडेंट्स सिर्फ पैसिवली टीचर को नहीं सुनते हैं, दे आस्क क्वेश्चंस, राइट। तो स्टूडेंट्स जब क्वेश्चंस पूछते हैं, दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। सो एक्टिव लर्निंग में स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, स्टूडेंट्स अपने टीचर से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, दे विल आल्सो फॉर्मुलेट क्वेश्चंस ऑफ देयर ओन, खुद के भी क्वेश्चंस को वो फॉर्मुलेट करेंगे, दे विल डिस्कस दोस क्वेश्चन, दे विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशंस, दे विल डिबेट ऑन द टॉपिक्स एंड दे ब्रेनस्टॉर्म ड्यूरिंग द क्लास। वो बहुत सारे आइडियाज को भी जनरेट करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। इसको मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो टीम में काम करते हैं, वो टीम में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और एक दूसरे की लर्निंग को असिस्ट करते हैं। और इसमें पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब है यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं
लर्निंग के लिए, और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है क्योंकि हर मेंबर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लर्निंग, राइट। इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, इंडक्टिव टीचिंग जो होती है इसमें स्टूडेंट्स के सामने चैलेंजेस को प्रेजेंट किया जाता है बाय द टीचर, और स्टूडेंट्स खुद से उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस जो है वो निकालते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या आएगा? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, केस बेस्ड इंस्ट्रक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग एंड जस्ट इन टाइम टीचिंग। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेल्प्स अ टीचर इन। तो एक टीचर जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करता है तो कौन सी चीजों में वो उस टीचर की हेल्प करता है अगर वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ रहा है? ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। डिजाइनिंग द कोर्स मटेरियल, प्लानिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिजाइनिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर, एंड ई इज रेजिंग द इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी ओनली। तो ए बी सी ओनली क्यों होगा? सो देखिए, जब भी एक टीचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अच्छे से समझेगा, लर्नर्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टीचर के लिए कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करे और उन्हें समझे। तो जब एक टीचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ लेगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो कोर्स मटेरियल को डिजाइन कर सकता है, राइट। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर प्लान कर सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। उसी के अकॉर्डिंग जो टीचर है वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को भी डिजाइन करेगा। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने से टीचर सब्जेक्ट मैटर को तो अंडरस्टैंड नहीं करेगा ना, वो अपनी इंटेलिजेंस से करेगा। सो इसलिए डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर नहीं आएगा। रेजिंग द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, तो इंटेलिजेंस जो लेवल है स्टूडेंट का उसको टीचर रेज नहीं कर सकता। वो उन्हें हेल्प कर सकता है इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने में, लेकिन वो रेज नहीं कर सकता। जैसे कैजुअली कई बार हम बोल देते हैं ना कि टीचर घोल के थोड़ी आपको पिला देगा, राइट। तो स्टूडेंट्स की जो इंटेलिजेंस लेवल है उसको रेज जो है वो टीचर नहीं करेगा। इंटेलिजेंस लेवल जो स्टूडेंट्स को होता है वो खुद डेवलप होता है, स्टूडेंट्स को खुद डेवलप करते हैं, टीचर उसमें सिर्फ असिस्ट करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई भी हमारे आंसर में नहीं आएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 विच इज ए बी सी ओनली। तो जब टीचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें टीचर को यहाँ पर हेल्प होती है? कुछ पॉइंट्स हम देख चुके हैं, इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो जब भी एक टीचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है तो उसे ये पता चल जाता है कि मेरे बैकवर्ड स्टूडेंट्स कौन से हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और किस लेवल का मुझे हार्डवर्क उनके साथ करना पड़ेगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करके टीचर उन्हें एक्सेप्ट भी करता है और उसे उनके जो फेलियर का रीजन है वो भी पता चल जाता है, जिसका रीजन उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और यहाँ से टीचर को यह भी पता चल जाता है कि किस तरह से उनके फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करना है। टीचर अपने प्रेजेंटेशन स्टाइल को यूनिफॉर्म बना सकता है ताकि सभी स्टूडेंट्स को उससे बेनिफिट हो, इक्वल बेनिफिट सभी को हो, राइट। इंडिविजुअल जो नीड्स हैं स्टूडेंट्स की उनको भी एसेस यहाँ पर टीचर कर सकता है और उनके अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ा सकता है, राइट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आल्सो हेल्प्स इन प्लानिंग कोर्स मटेरियल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं उनको प्लान करने में, जो भी आपका कोर्स मटेरियल है उसको प्लान करने में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अच्छे से समझ पाए हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कोर्स को प्लान कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स के लिए अगर स्पेशल ट्रेनिंग आपको कंडक्ट करनी है तो वो भी आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हेल्प से ही पता चलेगा, राइट। तो जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक टीचर को पता होता है तो वो अपने जो टीचिंग स्टाइल है उसको लर्निंग स्टाइल के साथ यहाँ पर मैच भी कर सकता है ताकि बेटर एकेडमिक रिजल्ट्स जो हैं वो निकल करके आए, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना एक टीचर की हेल्प करता है, उनकी जो टीचिंग होती है उसको और ज्यादा इफेक्टिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना बनाता है, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स टू रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ताकि वो अपनी जो इंस्ट्रक्शन है उसको बेहतर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू पॉडकास्टिंग। सो पॉडकास्टिंग से रिलेटेड क्या नहीं है? चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ऑडियो, माइक्रोफोन, स्पॉटिफाई एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 विच इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पॉडकास्टिंग से रिलेटेड नहीं है। पॉडकास्ट एक ऑडियो होता है, तो
ऑडियो तो यहाँ पर आएगा ही। ऑडियो आपको रिकॉर्ड करना है, एक पॉडकास्ट आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो माइक्रोफोन की जरूरत भी आपको पड़ेगी। और स्पॉटिफाई एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप पॉडकास्ट को सुन सकते हो, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो पॉडकास्टिंग से रिलेटेड नहीं है। पॉडकास्ट होता क्या है? पॉडकास्ट एक कलेक्शन होती है, ये एक सीरीज होती है ऑफ डिजिटल ऑडियो फाइल्स जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती हैं, जिन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हो और उन्हें इंटरनेट के ऊपर सुन भी सकते हो। जो भी इंडिविजुअल ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है उसे हम पॉडकास्ट एपिसोड बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर विल बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स आपके पास यहाँ पर दी गई हैं। स्टेटमेंट वन कह रही है ब्लेंडेड कोर्स इज अ ट्रेडिशनल कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इनकॉर्पोरेटेड विद ऑनलाइन मटेरियल्स एंड और इंटरमीडिएट ऑनलाइन डिस्कशन। एंड स्टेटमेंट टू इज अ विकी इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कोलैबोरेटिव टूल and website where users assigned in group can create content collaboratively and where a teacher can monitor their work. So what will be the right answer? सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर थ्री विल बी राइट आंसर। जो ब्लेंडेड कोर्स के बारे में यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो विकी के बारे में स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर, इसके बीच से अगर आप नॉट हटा रहे हैं तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर नॉट मेंशन है इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। तो ब्लेंडेड लर्निंग होती क्या है? ब्लेंडेड लर्निंग एक हाइब्रिड लर्निंग है। ये एक ऐसी अप्रोच है एजुकेशन की जिसमें हम ऑनलाइन एजुकेशनल मटेरियल को जो हमारी ट्रेडिशनल प्लेस बेस्ड क्लासरूम मेथड्स होते हैं उनके साथ में कंबाइन कर देते हैं, और इसलिए इसको हम ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। ब्लेंडेड का मतलब हो गया जिसमें हम ऑनलाइन एजुकेशन को, जो भी हमारे ऑनलाइन मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स हैं, उनको हम क्लब कर देते हैं विद द ट्रेडिशनल मेथड्स, और इसलिए इसको बोला जाता है ब्लेंडेड लर्निंग। और एक विकी क्या होता है? विकी एक सर्वर प्रोग्राम है जिसमें जो यूजर्स होते हैं वो कोलोबरेटिवली कंटेंट को क्रिएट करते हैं, कंटेंट को फॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्वेश्चन में गलत थी, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था कि ये विकी इज नॉट राइट। नॉट वहां पर मेंशन था, बाकी जो स्टेटमेंट थी वो विकी को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। राइट, विकीपीडिया इसका एग्जांपल है। तो ये जो टर्म है विकी, ये विकी विकी टर्म से आई है। विकी विकी का मतलब होता है फास्ट हवाईन लैंग्वेज में। राइट, that's why your right answer here will be option number 3. Next question is, according to the stages of cognitive development suggested by Piaget, the earliest period is called as। तो जीन पियाजे ने stages of development एक थ्योरी दी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्लीस्ट पीरियड कौन सा होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, एक्जिस्टेंशियल या फिर वर्बलाइजर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर here विल बी ऑप्शन नंबर थ्री। जीन पियाजे ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी दी है, उसके अकॉर्डिंग जो अर्लीस्ट पीरियड होता है वो होता है सेंसरी मोटर। देखिए ये फोर स्टेजेस हैं जो पियाजे ने दी हैं ऑफ इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर ये स्टेज होती है बर्थ से लेकर के टू एजेस 18 एंड 24 मंथ्स, यानी कि 0 से 2 ईयर्स तक का जो पीरियड होता है उसको सेंसरी मोटर कहा गया है, इसलिए ये अर्लीस्ट पीरियड है। प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है ये 18 टू 24 मंथ से लेकर के अर्ली चाइल्डहुड यानी कि एज 7 तक होती है, यानी कि 2 ईयर्स टू 7 ईयर्स। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये एज 7 टू 11 ईयर्स होती है। एंड फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है ये होती है एडोलेसेंट टू थ्रू अडल्टहुड। राइट, सो एडोलेसेंट से अडल्टहुड तक जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये फोर स्टेजेस जो हैं वो जीन पियाजे ने दी हुई हैं।
Next question is arrange these instructional events for delivering the lesson to students in a sequential order from beginning to the end. So आपको यहाँ पर कुछ instructional events दिए हुए हैं, आपको एक lesson deliver करना है, तो उस lesson को deliver जब आप students को करोगे तो जो events हैं, जो instructional events हैं, इन्हें आपको sequence में लगाना है from beginning to the end. Options आपको दिए गए हैं informing the learner of the objectives, B is eliciting desired behavior, C is gaining attention, D is presenting the content, and E is providing feedback. But will be the right answer? सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज CADVE। जब भी आप एक क्लास ले रहे हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप स्टूडेंट्स के अटेंशन को गेन करोगे। स्टूडेंट्स के अटेंशन को गेन करने के बाद आप उन्हें इन्फॉर्म करोगे, लर्नर्स को इन्फॉर्म करोगे कि हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद जो भी आपका कंटेंट होगा उसे आप प्रेजेंट करोगे। कंटेंट प्रेजेंट करने के बाद यू विल इलिसाइट द डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट, एंड लास्ट में आप उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करोगे। सो राइट आंसर, राइट सीक्वेंस विल बी ऑप्शन नंबर 3 विच इज CADVE। ये जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, ये गैगने की लर्निंग थ्योरी से पूछा गया था। तो गैगने ने अपनी थ्योरी में 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स को यहाँ पर आउटलाइन करा हुआ है, राइट। तो यहीं से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो क्या क्या है ये 9 इवेंट्स? सबसे पहले है गेनिंग अटेंशन, देन इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड इज स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, देन प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, राइट। Next is providing learning guidance. Next is eliciting performance, then providing feedback, assessing performance and enhancing retention and transfer। तो ये सीक्वेंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको सिर्फ 5 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स दिए गए थे, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 9 जो इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स हैं वो होते हैं एज पर दिस थ्योरी, और 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स यहाँ पर इस थ्योरी में दिए गए हैं। तो ये पूरी सीक्वेंस आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, बिगिनिंग टू एंड 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 टू बिगिनिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेब पोर्टल ऑफ स्वयं प्रभा इज मेंटेन्ड बाय। तो ये ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, पहले भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्वयं प्रभा के वेब पोर्टल को कौन मेंटेन करता है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, बी इज दूरदर्शन, सी इज गूगल इंडिया ऑफिस, एंड डी इज इन्फिब्लिनेट सेंटर। बट विल बी द राइट आंसर? सो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज इन्फिब्लिनेट सेंटर। सो इन्फिब्लिनेट सेंटर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रमोट करती है और फैसिलिटेट करती है लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को फॉर द इंडियन एजुकेशन। इसका जो प्रीमाइसिस है वो लोकेटेड है गांधीनगर गुजरात में, और इसे स्टार्ट किया गया था मार्च 1991 में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इन्फिब्लिनेट सेंटर से रिलेटेड जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। Next question is when a teacher presents the most general ideas of the discipline first, followed by a gradual increase in detail and specificity, it is known as। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि जब एक टीचर जनरल आइडियाज को सबसे पहले प्रेजेंट करता है और धीरे धीरे जो डिटेल है उसको इंक्रीज करता है और वो धीरे धीरे स्पेसिफिक होता जाता है, राइट। तो पहले आप जनरल आइडिया प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बाद स्पेसिफिक हो रहे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन, इंडक्टिव थिंकिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, या फिर ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी। बट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन। प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन क्या होती है? जब आप सबसे पहले एक जनरल आइडिया को प्रेजेंट करते हो और धीरे धीरे आप जो है वो स्पेसिफिक होते जाते हो, राइट। लर्नर यहाँ पर कैसे लर्न करेगा? वो सबसे पहले एक जनरल आइडिया को लेगा और उसके बाद धीरे धीरे वो उस स्पेसिफिक होता जाएगा, यानी कि धीरे धीरे उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन।
तो देखो, प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन एक मीनिंगफुल लर्निंग की एक प्रोसेस है जिसमें जो लर्नर है वो जैसे जैसे किसी कंसेप्ट को समझता जाता है, जैसे जैसे उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज होती जाती है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वैसे वैसे लर्नर अपनी जो डिग्री ऑफ एलेबोरेशन है एक कंसेप्ट की उसको इंक्रीज करता जाता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन, और टीचिंग के कंटेक्स्ट में ये पर्टिकुलर कंसेप्ट को आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। So right answer is progressive differentiation. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। लिस्ट वन और लिस्ट टू आपको यहाँ पर दी गई हैं। लिस्ट वन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और उनके पर्पस दूसरी तरफ दिए गए हैं। प्रोजेक्ट्स में हमारे पास मेंशन है शोध गंगा, स्वयं प्रभा, विद्वान एंड साक्षत, और इनके पर्पस के साथ आपको इनको मैच करना है। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। शोध गंगा के साथ हम मैच करेंगे थीसिस डेटाबेस को। शोध गंगा एक थीसिस डेटाबेस है जिसमें आपको इंडियन थीसिस मिलती हैं। स्वयं प्रभा डीटीएच एजुकेशनल चैनल्स हैं। विद्वान एक एक्सपर्ट डेटाबेस है जहाँ पर रिसर्चर्स के नेटवर्क्स होते हैं। एंड साक्षत ऑनलाइन कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। तो शोध गंगा एक रिजर्वेयर है इंडियन थीसिस का। ये एक डिजिटल रिपोजिटरी है जहां पर जो जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज में जो पीएचडी की थीसिस हैं जो सबमिट होती हैं वो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती हैं, अपलोड कर दी जाती हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन थीसिस का एक्सेस मिल सके। इस पोर्टल को, शोध गंगा को, इनफिबली नेट यानी कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी सेंटर जो है वो मेंटेन करता है। ये एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। स्वयं प्रभा मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये इनिशिएटिव है जिसमें डीटीएच चैनल्स हैं, डीटीएच एजुकेशनल चैनल्स हैं जो स्टूडेंट्स को 24/7 एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। विद्वान एक प्रीमियर डेटाबेस है जहां पर आपको साइंटिस्ट, रिसर्चर्स की जो प्रोफाइल है वो मिल जाएगी। जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के, उनकी प्रोफाइल भी मिल जाएगी। और ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, उनके जो साइंटिस्ट हैं उनकी प्रोफाइल भी आपको विद्वान के ऊपर मिल जाएगी। सो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और लीडिंग एकेडमिशियंस का एक डेटाबेस है विद्वान। एंड साक्षत ये एक वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल है, एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसको स्टार्ट किया गया था 2006 में, अक्टूबर 30 2006 में। पर्पस था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और ऐसे लोग जो ऑल एम्प्लॉयमेंट में हैं, उन्हें नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट में हम प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए इस पर्टिकुलर पोर्टल को लॉन्च किया गया था जिसका नाम है साक्षत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। सो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी को किसने प्रपोज किया था। आपके ऑप्शंस हैं बेंजामिन ब्लूम, जेरोम ब्रूनर, लॉरेंस कोहेलबर्ग या फिर डेविड ओसवेल। बट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, डेविड ओसिवल। सो डेविड ओसिवल ने मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी को प्रपोज किया था, और ये थ्योरी कहती है कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, उसको कोई मीनिंग होना चाहिए, वो रूट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। तो रूट लर्निंग को अपोज करते हुए इन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी को दिया था जिसका नाम है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। सो डेविड ओसिवल ने मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी को यहाँ पर दिया है। 1960s में इस थ्योरी को दिया गया था एज ए कॉन्ट्रास्ट टू द रूट लर्निंग। सो रूट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, लर्निंग मीनिंगफुल होनी चाहिए, ये इन्होंने इस थ्योरी में बोला था। और उन्होंने एक वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस भी दी थी बिटवीन द रूट लर्निंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दी गई हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं आपके पास। स्टेटमेंट वन इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग promotes objectivity in assessment processes. Statement 2 is choice based credit system in Indian higher education is a new entry. So what will be the right answer?
सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग से ऑब्जेक्टिविटी आती है असेसमेंट प्रोसेस में, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी का कोई स्कोप नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी से आप असेसमेंट प्रोसेस को कंडक्ट कर सकते हैं। और कंप्यूटर एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में एक न्यू फिनोमिना है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं जब हम कंप्यूटर का यूज करते हैं टेस्टिंग में? सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे पहले है मल्टीपल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आप थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो। डायनामिक एंड इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट्स पॉसिबल होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करके आप इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट्स यहाँ पर तैयार कर सकते हो स्टूडेंट्स के लिए। राइट, इमीडिएट ग्रेडिंग हो जाती है, आपको वेट नहीं करना पड़ता है, उसी टाइम आपका रिजल्ट आ जाता है। राइट, फीडबैक आपको यहाँ पर मिल जाता है इमीडिएटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग से। स्टूडेंट्स की थिंकिंग को अनकवर भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग करती है, क्योंकि इसमें आप काफी इंटरेक्टिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से टेस्टिंग स्टूडेंट्स की कर सकते हो। ऑब्जेक्टिविटी इससे आती है। राइट, एंड नो स्कोप ऑफ चीटिंग। तो चीटिंग का भी यहाँ पर स्कोप जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में कम होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के होते हैं। एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये एक एजुकेशन मॉडल है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो ऑफर कर किए जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। राइट, ओपन एंड ग्लोबल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होते हैं, और स्किल बेस्ड कोर्सेज भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे जाते हैं। और इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें ये एक नई एंट्री है, क्योंकि 2015 में गवर्नमेंट ने सीबीसीएस को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। Next question is, which of the following is designated as key behavior of effectiveness of teaching as evident from researches? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इफेक्टिव टीचिंग का की बिहेवियर इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है? चार ऑप्शंस हैं आपके पास। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, 2 is structuring, 3 is teacher task orientation, and 4th is teacher effect. So what will be the right answer? राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर टास्क ओरिएंटेशन एक की बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग का। बाकी तीनों जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये हेल्पफुल बिहेवियर्स हैं। तो देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि की बिहेवियर्स इफेक्टिव टीचिंग के कौन से होते हैं और हेल्पफुल बिहेवियर कौन से होते हैं। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कैटेगराइजेशन करी गई है, और ये आपको यहाँ पर एज इट इज पता होना चाहिए जैसे ये दिया गया है। तो की बिहेवियर्स में क्या क्या आता है? लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट। और हेल्पफुल बिहेवियर में आपके आएंगे यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशंस, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग एंड टीचर इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। दो लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई हैं। पहले है ह्यूमन एबिलिटी एज पर गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो गार्डनर ने, होवार्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर चार तरह की इंटेलिजेंस आपको दी गई हैं। इनकी स्किल्स के साथ आपको यहाँ पर इनको मैच करना है। लिंग्विस्टिक है, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल एंड नेचुरलिस्टिक। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? मैच करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। So, देखो, लिंग्विस्टिक से आप क्या मैच करेंगे? अगर आप इन ऑप्शंस को पढ़ोगे तो लिंग्विस्टिक के साथ आप यहाँ पर मैच करेंगे सेंसिटिविटी टू डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। राइट, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है? जब आप डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, यू हैव सेंसिटिविटी टुवर्ड्स देम। लॉजिकल मैथमेटिकल के साथ आप क्या मैच करेंगे? एबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। राइट, म्यूजिकल इंटेलिजेंस के साथ ability to appreciate and produce rhythm, tone, pitch and timbre, right? And naturalistics के साथ ability to recognize plants and animals. So right answer हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
देखो, होवार्ड गार्डनर ने एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही इंटेलिजेंस नहीं होती है, सिर्फ आईक्यू से ही आप इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते हो। इनके अकॉर्डिंग 8 तरह की इंटेलिजेंसेस होती हैं और ये इन्होंने अपनी यहाँ पर थ्योरी में दी। होवार्ड गार्डनर ने 8 इंटेलिजेंसेस यहाँ पर बताई। तो क्या कौन सी इंटेलिजेंस इन्होंने बताई? सबसे पहले देखिए स्पेशियल, जिसमें विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड इन 3D, इसको आप यहाँ पर समझ सकते हो। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इन्होंने बताई, अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स एंड रीडिंग नेचर। Bodily kinesthetic, coordinating your mind with your body. Musical intelligence, disconcerting sounds, their pitch, tone, rhythm and timbre, right? Logical mathematical में quantifying things, making hypotheses and prove them. Interpersonal में sensing people's feeling and emotions. Intrapersonal में understanding yourself. And linguistic में finding the right words to express your means. तो ये 8 इंटेलिजेंसेस जो हैं वो होवार्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी में दी हैं। ठीक है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू ज्वाइन ए गूगल मीट सेशन। सो गूगल मीट सेशन को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या सीक्वेंस फॉलो करनी होती है, ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। राइट। सो कोविड-19 के टाइम पर काफी ज्यादा यूज हुआ गूगल मीट का, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो क्या होगी करेक्ट सीक्वेंस टू ज्वाइन ए गूगल मीट सेशन? बट विल बी द राइट आंसर। तो गूगल मीट का सेशन जब हमें ज्वाइन करना होता है तो सबसे पहले वी विल गो टू द meet.google.com, हम इस वेबसाइट को विजिट करेंगे। उसके बाद हमें कोड जनरेट करना होता है। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी क्लिक यूज ए मीटिंग कोड। राइट। नेक्स्ट स्टेप विल बी एंटर द कोड एंड क्लिक कंटिन्यू। देन अवर स्टेप विल बी click ask to join, and last step will be when someone in meeting gives you access you will join it. Right. So right sequence here will be option number 2, DCABE. Our last question is given below are two statements. तो आपको दो statements यहाँ पर दी गई हैं. Statement 1 is short term memory encompasses encoding and short term storage and manipulation. Statement 2 is short term memory has limited capacity. तो short term memory के regarding आपको दो statements आपके यहाँ पर दी गई हैं. आपको बताना है इस question का right answer क्या होगा. But will be the right answer. सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विच इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में आप एनकोड करते हो, शॉर्ट टर्म स्टोरेज इसकी होती है और मैनिपुलेशन भी होती है, एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी की लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर सही हो जाएंगी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज एक्टिव मेमोरी भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी की लिमिटेड कैपेसिटी होती है, स्मॉल कैपेसिटी होती है, क्योंकि इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करके रखते हैं अपने माइंड में, और ये इन्फॉर्मेशन रेडली अवेलेबल रहती है फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। राइट। तो जो भी डेली फंक्शनिंग हम करते हैं उसके लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी काफी एसेंशियल होती है, क्योंकि जो भी हमें डेली बेसिस के ऊपर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं उसमें हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज करते हैं। इसीलिए अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में लॉस किसी को हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। राइट। क्योंकि हम डेली जो एक्टिविटीज हैं उनको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज के रिगार्डिंग ये सही हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, और अगर आपको पीडीएफ इस लेक्चर की चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।